मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर के बड़गांव में पुलिस और पब्लिक आपस में ही भिड़ गए। सरपंच की पिटाई के बाद ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस के होश उड़ गए। भीड़ ने थानाध्यक्ष को बंधक बनाया। थानाध्यक्ष को छुड़ाने के लिए पुलिस को जैसे नाक को चने चबाने पड़ गए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सरपंच की पिटाई पर भारी बवाल, पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत, ग्रामीणों ने थानेदार को बनाया बंधक। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर की। पुलिस और पब्लिक आमने सामने है, दोनों तरफ से तनातनी का माहौल है। ग्रामीण और पुलिस आपस में भिड़े हैं। ग्रामीणों और पुलिस के बीच जोरदार बहस हो रही है। दरअसल पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव में डीजे से पैसा मांगने को लेकर विवाद में पुलिस ने सरपंच की पिटाई कर दी। सरपंच की पिटाई के बाद बवाल मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने थानेदार रजनीकांत को बंधक बना लिया और रोड जाम कर दिया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। जो है से बोला कि गाली नहीं देना है, गाली मत दीजिए और मारिए नहीं। हमको गांव इसी गांव में घर है, बड़गांव में ही मेरा घर है। तो बोला कि जब बड़गांव में घर है या कहीं घर है तुमको पैसा देना होगा, है ना। इसी पर जो है सो बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तेल भराने गए हुए थे पेट्रोल पंप पर, इसे मारपीट हुआ है। हम रहली ससुरार, हमर पाती भाई के भतीजा के पोता पोती सब के मार का फेंक देलक। फायरिंग माराई रहला करा, समझ ला हो बउआ सा, फायरिंग मारलक त सब पुलिस। सरपंच की पिटाई कर दी गई है। वहाँ जांच के दरमियान संभवतः उनके द्वारा कुछ छूट किया गया, इसी में बस हुआ। बाकी बात तो मालूम नहीं हो पाई है। थाना पर को पुलिस बंद करके रखे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस डीजे वालों से पैसे मांग रही थी। स्थानीय सरपंच ने जब पुलिस को रोका तो उनकी पिटाई कर दी गई और इसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। बड़गांव में भारी बवाल के बीच पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बंधक बने थानेदार को छुड़ाया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। मुजफ्फरपुर की इस तस्वीर से एक बार फिर बिहार पुलिस के कामकाज पर सवाल उठे हैं। आखिर पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा इतना कैसे भड़क गया? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। जहानाबाद की नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सबूत है तो जरूर दीजिए, 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी, सियासत इस पर न करें। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन बीत गए। 26 दिन बाद भी पुलिस पूरी तरह से केस का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है। विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में जमकर सियासत देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस जांच पर सवाल भी खड़े किए। साथ ही राबड़ी देवी ने ये दावा किया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है, तभी लीपापोती हो रही है। राबड़ी देवी के आरोप का जवाब देने में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तनिक भी देर नहीं की। सम्राट ने कहा, अगर राबड़ी देवी के पास कोई सबूत है तो नाम का खुलासा जनता के बीच करें। 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार उन्हें जेल भेजेगी। लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना
यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। वहीं नीतीश सरकार की एक और मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यदि उनके पास सबूत है तो वो दें, जनता को गुमराह न करें। ये लोग सिर्फ बिना तर्कहीन बात करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीट छात्रा मामले में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में नीट छात्रा संवेदना की मौत के बाद न्यूज 18 ने बिहार के तमाम गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसका असर ये हुआ कि अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के तमाम गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के साथ साथ हॉस्टल संचालकों के लिए गाइडलाइंस तक जारी कर दिए हैं। नए नियम और गाइडलाइंस जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुकी है और तमाम शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं की पड़ताल की जा रही है। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। छात्राओं से छेड़खानी करने वालों की अब खैर नहीं। गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश। हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी। पटना में नीट छात्रा संवेदना की मौत के बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड ने गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। बिहार सरकार के आदेश के बाद एक तरफ जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया गया है, साथ ही सरकार ने गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा के साथ साथ हॉस्टल संचालकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हॉस्टल स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। हॉस्टल में सीसीटीवी से निगरानी जरूरी है। विजिटर्स डायरी का नियमित रूप से मेंटेनेंस भी करना होगा। दरवाजे ताले को मजबूत रखना होगा। हॉस्टल की दीवारों पर एसएचओ का नंबर होना चाहिए। नए नियम और गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में है। मुजफ्फरपुर में कई हॉस्टल की पड़ताल की गई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी इसको लेकर ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की है। इस वक्त आप देखेंगे मिठनपुरा इलाके में हॉस्टल, जो गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पर टीम पहुंची है और जांच कर रही है, तमाम पड़ताल की जा रही है। महिला पुलिस है और तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर आए हैं और तमाम सुरक्षा मानकों को लेकर जिस तरीके से जो मानक तैयार किए गए हैं, उस मानक पर हॉस्टल खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। पुलिसकर्मी और तमाम जो पदाधिकारी है वह भी मौजूद है। प्रशासन ने सीधे चेतावनी दी है कि छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल या लॉज है तो आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। उसके अलावा जो भी स्टाफ हैं वहाँ के लॉज के या हॉस्टल के, उनका पुलिस के द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद भागलपुर में भी प्रशासन की गश्ती देखने को मिली। सुंदरवती महिला कॉलेज एरिया के हॉस्टल संचालकों को नियम की कॉपी दी, साथ ही तमाम लॉज की मैपिंग भी की जा रही है। जितने भी यहाँ पे इस एरिया में लॉज और हॉस्टल या इस तरह के जो भी संस्थान संचालन कर रहे हैं लोग, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको ये बताएं कि क्या जरूरी चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। साथ में थाने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि थाने को क्या ध्यान में रखना है। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक मैपिंग कर रहे हैं। भागलपुर हॉस्टल संचालकों का भी कहना है कि इलाके में अगर पुलिस की गश्ती पड़ती है तो छात्राओं की सुरक्षा पुख्ता होगी और लड़कियां बेखौफ होकर कोचिंग करने जा सकेंगी।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। वैशाली में एसटीएफ ने सोना लूट गैंग का कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। प्रिंस सोना लूट गैंग का सरगना सुबोध सिंह का राइट हैंड था, जो पुलिस वालों को मटन पार्टी देकर फरार हो गया था। सरकार का कहना है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उनका राज क्या हो रहा है बिहार में? महज एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा और 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुलिस और एसटीएफ ने वैशाली में सोना लूट गैंग का कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, मृत घोषित कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो वैशाली पुलिस के हाथ लगी है। और एक कुख्यात अपराधी, मैं आपको बता दूं कि ये कुख्यात सोना लूट गिरोह का जो मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है, उसका ये राइट हैंड माना जाता है और माना जाता था, और ये एक शार्प शूटर के तौर पे इसकी पहचान थी काफी। प्रिंस का एनकाउंटर पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के 28 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यही नहीं, देश भर में करीब 300 किलो सोना लूटने वाले गैंग के सरगना सुबोध सिंह का ये राइट हैंड माना जाता था और खुद सोना लूट की 5 बड़ी घटनाओं में शामिल भी रहा था। गुरौल के हुसैना खुर्द गांव के रहने वाले प्रिंस उर्फ अभिजीत पर 1 लाख रुपए का इनाम था। प्रिंस 2018 में हाजीपुर कोर्ट में एक पुलिसकर्मी की हत्या कराकर भाग गया था। दोबारा गिरफ्तारी के बाद इसे बेऊर जेल में रखा गया। 2 सितंबर को इलाज के बहाने पीएमसीएच में आया और 8 पुलिसकर्मियों को मटन पार्टी देकर पीएमसीएच से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया, जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि प्रिंस वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक घर में छिपा है। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस मारा गया, जबकि उसका दूसरा साथी हथियार के साथ पकड़ा गया। हथियार भी बरामद हुआ, जिससे जो अपराधी के द्वारा फायरिंग की जा रही थी वो हथियार भी बरामद हुआ और जो है कार्ट्रिजेज जो है वो भी बरामद हुए। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का साफ साफ कहना है कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अपराधी कहीं भी होगा, पुलिस जाएगी, उसको पकड़कर जेल में डालेगी। अपराधी कहीं भी होगा, पुलिस जाएगी, उसको पकड़कर जेल में डालेगी। बिहार में अपराध हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरते रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात नालंदा के, जहां के राजगीर में एक धर्मशाला में 4 जैन सैलानियों का शव मिलने से सनसनी मच गई। चारों सैलानी की लाश एक कमरे में फंदे से लटके हुए हालत में मिली। सैलानियों की मौत के रहस्य से पर्दा फिलहाल उठा नहीं है। पुलिस पहली नजर में इसे आत्महत्या बता रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धर्मशाला के कमरे में 4 लाश, फंदे से लटका मिला शव। सैलानियों की मौत का क्या है रहस्य? राजगीर के दिगंबर धर्मशाला की तस्वीर देखिए। धर्मशाला के बाहर सन्नाटा पसरा है। धर्मशाला को बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है। धर्मशाला के चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी है। ये वही धर्मशाला है जहां 4 जैन सैलानियों की लाश मिली है। एक साथ 4 जैन सैलानियों का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस कमरे में सैलानियों के शव मिले हैं वो कमरा अंदर से बंद था। बेंगलुरु के रहने वाले GR नागा ने अपने साथियों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला बुक कराया था। 31 जनवरी से सभी इसी धर्मशाला में रह रहे थे। शुक्रवार को उन्हें घूमने के लिए पावापुरी जाना था, लेकिन इससे पहले ही उन सब की लाश मिली। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। वो हमारा अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इंक्वेस्ट से जो बनाया गया है उससे क्लियर होगी। हम लोगों ने वीडियोग्राफी के साथ भी पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है DM साहब को,
और मेडिकल बोर्ड भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मेडिकल बोर्ड के सुपरविजन में हो। दिगंबर जैन धर्मशाला के हाथे में एक कमरे में 4 व्यक्ति का लटका हुआ, रस्सी से लटका हुआ शव प्राप्त हुआ है। यह शव तब प्राप्त हुआ जब कमरे से बदबू आना स्टार्ट हुआ। लोग इससे बहुत दुखी हैं कि राजगीर पर्यटन स्थल में इस तरह के घटना हुआ है। अब मामला क्या है या किस चीज का मामला प्रतीत होता है, यह प्रशासनिक पदाधिकारी का जांच का विषय बनता है। शुक्रवार को दिगंबर जैन धर्मशाला के कमरे से तेज दुर्गंध आने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 4 पर्यटकों के शव देखकर हैरान रह गई। अब 4 सैलानियों की मौत की वजह गुत्थी उलझी हुई है। मौत की क्या वजह है, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच आत्महत्या, आपसी विवाद और साजिश के अन्य बिंदुओं पर कर रही है। लेकिन सैलानियों के शव मिलने के मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर धर्मशाला प्रबंधक ने कमरे की सफाई के लिए गेट क्यों नहीं खुलवाया? 1 हफ्ते से दरवाजा बंद था। आखिर धर्मशाला प्रबंधक कहां थे? क्या सैलानियों ने आत्महत्या कर ली या साजिशन हत्या की गई? आखिर इस रहस्यमयी मौत का राज कब खुलेगा? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 5वें दिन बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के एक बयान ने सियासी पारे को गर्मा दिया। सदन के बाहर विपक्षी सदस्यों के साथ प्रदर्शन कर रही राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगाया वोट चोरी का। कहा, विधानसभा चुनाव में हम जीत गए थे पर हमारे वोट की चोरी कर सरकार बना ली गई। अब राबड़ी देवी के आरोप पर सियासत ठंड के इस मौसम में भी गर्म हो गई है। तो 50 करोड़ रुपया दे के खरीदता है। बिहार चुनाव संपन्न हुए करीब 3 महीने बीत गए। नीतीश पार्ट 3 वाली सरकार पूरे रफ्तार से काम में जुटी है, पर विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सियासी वार पलटवार के बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा दिया। नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो चुनाव जीत गए थे पर वोटों की चोरी कर नीतीश सरकार बनाई गई। तो 50 करोड़ रुपया दे के खरीदता है। 5-5 करोड़ दे के 10-10 करोड़ दे के नहीं महाराष्ट्र में क्या हुआ? सब जगह तो होता हरियाणा। राबड़ी के आरोपों से ठंड मौसम में भी सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी और जेडीयू की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार के लोग जंगल राज पार्ट 2 की वापसी नहीं चाहते थे। हम जीते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी का बिहार विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़ा करना उनके हताशा को दर्शाता है। जनता ने पिछले 4 चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नकार रही। राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर जनादेश का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिस तरह वोट चोरी का आरोप लगाया है, जाहिर है राबड़ी के तीखे आरोपों से बजट सत्र के दौरान बिहार का सियासी तापमान बेहद गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा धमाल मचाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में 80 गेंदों में 175 रन बनाकर इतिहास रच दिया। भारत के विशाल स्कोर 411 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है और जीत की दहलीज से भारत अब बस चंद कदमों की दूरी पर है। बिहार के लाल वैभव का कमाल, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक पारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी 55 गेंदों में शतक जड़कर धमाल मचा दिया। 14 साल की इस छोटी सी उम्र में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ऐसी निर्भीक बल्लेबाजी देखना अद्भुत पल रहा।
वैभव ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों में 175 रन बनाकर आउट हुए। इसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। वंडर बॉय बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फाइनल मुकाबले में उनकी ये पारी इतिहास की सबसे महान पारियों में गिनी जाएगी। वैभव की इस शानदार पारी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहिए कैसा आज प्रदर्शन रहा वैभव? जी बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन। भारत के अंडर 19 के सारे बच्चों ने अच्छा खेला, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला और आज फाइनल का स्टेज फाइनल था तो इसमें वैभव ने जो बैटिंग किया वो समझिए कि बहुत अच्छा मन। आज फिर बहुत ही अच्छा क्षण हम लोगों को महसूस हो रहा है। मेरे नाती वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी रखा है। उसने एक से बढ़कर एक चौके छक्के मारते हुए पूरे देश का नाम रोशन किया है। घर परिवार सहित पूरे ननिहाल में खुशी का माहौल व्याप्त है। वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी पर सीएम नीतीश भी गदगद है। सीएम नीतीश ने लिखा, वैभव अपनी प्रतिभा और मेहनत के बलबूते भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद बन गए हैं। वैभव के घर समस्तीपुर में भी जश्न का माहौल है। समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर तमाम ये बच्चे हैं जो यहाँ पे होली मना रहे हैं और ये तस्वीर देखिए और यहाँ पे इनके कोच भी मौजूद है जो खुद मैच के नजर मोबाइल के माध्यम से बता। बहुत अच्छा बात है कि वैभव आज फाइनल में बड़ा स्टेज पे आज सेंचुरी नहीं 179 रन मार के खेल रहा था, अभी आउट हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि फाइनल जैसे मंच पे वो अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन। आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसने इतनी मेहनत की इसलिए वो इस मुकाम को छूने हासिल करने में सक्षम रहा। बिहार के समस्तीपुर के लाल की ऐतिहासिक पारी से पूरा बिहार गौरवान्वित है। वैभव के परिजन और संबंधी उनकी इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की वो मिसाल पेश की जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। सड़क दुर्घटना में मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया गया है। जिलों की बैठक में सांसद और विधायक के प्रतिनिधि भी अब शामिल हो पाएंगे। नगर परिषद में स्थायी सशक्त समिति को लेकर भी फैसला हुआ। प्रवासी मजदूरों की राज्य से बाहर या फिर देश से बाहर मौत होने वाली स्थिति पर राज्य सरकार के खर्च पर लाया जाएगा शव और हादसे के शिकार होने पर भी सरकार ही इलाज करवाएगी। तो ये बड़ा फैसला और 17 एजेंडों पर मुहर आज इस कैबिनेट की बैठक में लगाई गई। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें सरकारी खर्च पर ही शव को लाया जाएगा, जो कि परिवार वालों के लिए एक बड़ी समस्या होती थी, चिंता का विषय होती थी। हादसे का अगर कोई शिकार होता है तो उसे लेकर इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। खबर दरभंगा से, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई। लहरिया सराय से धोई घाट जा रहे पिकअप वाहन को बाइक सवार 2 युवकों ने रोका। बदमाशों ने पिस्टल सटाकर चालक से रुपए और मोबाइल की डिमांड की। आरोपियों ने चालक के पास से 40,000 रुपए कैश और सोने का हनुमान जी का लॉकेट लूटा है। विरोध करने पर चालक को नीचे उतार दिया गया। शोर मचाने के बाद हालांकि यहां ग्रामीण इकट्ठा हुए। एक आरोपी को पकड़ा गया जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ करने में जुटी है। ऐसा फोन किया गया था कि जो है सो आपके मैंने गाड़ी के साथ पिस्टल लगा के जो है सो मैंने ये कर रहा है। हम वापस आए तो देखें पकड़े हुआ था, उसको बहुत सारे पब्लिक जो है उसको घेरे हुआ था। हमारे थाना को फोन किए, हमसे पहले भी सूचना मिल गई थी, तो वो लोग आए। उसके बाद जो अपन प्रक्रिया चालू होता है वो लोग 2 लड़का मिल के पिस्टल से हमको लूट रहा था। कहाँ पर?
असगांव रोड में। असगांव रोड में नोनी चौक इसको बोला जाता है। हम माल लेके जा रहे थे, वहाँ पे 2 लड़का आया है, बैग से ओवरटेक करके हमको गाड़ी रोका है और पिस्टल दिखा के हमको लूट रहा था। फिलहाल अभी मिला कुछ नहीं है, पकड़ा पब्लिक जुट गया। कसरर जा रहे थे दीदी पास, तो दीदी पास जा रहे थे तो यहाँ मतलब एक पिकअप वाला से तुतु में होने लगा। पिकअप वाला को मतलब रोके थे? जी नहीं, उनसे हम साइड मांग रहे थे तो साइड में रोक कर मतलब बलजोड़ी हमसे करने लगे। आप बंदूक लेके कहाँ जा रहे थे? मतलब मैं बस ऐसे ही रखा था, हम उनको नहीं निकाले नहीं दिखाए, ठीक। तो उनका गाँव था तो बस वो हमसे हाथापाई करने लगे, नहीं उन पे हम निकाल कर तोने। पटना के कमला नेहरू शिशु विहार हाई स्कूल में 3 दिवसीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी और किसान मेले का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में उत्तरी बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों के दृश्य को यहाँ चरितार्थ किया गया, दिखाया गया और देखिए बड़ी खूबसूरती से इस प्रदर्शनी को लगाया गया था, जिसके साथ घरेलू उत्पादों का बाजार भी सजा हुआ नजर आया। जल जीवन और जंगल के महत्व को कलाकृति और डेमो के जरिए प्रदर्शित किया गया। देखिए पटना संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना के कमला नेहरू शिशु विहार हाई स्कूल में 3 दिवसीय प्रकृति का फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बिहार के साथ साथ देश भर के मशहूर कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की विभीषिका और तबाही के मंजर के बीच लोग कैसे निर्भीक जीवन जीते हैं, इस पर जो है कलाकृति तैयार की गई है और इसके अलावा फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही बिहार की कला, संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया गया है। तो तमाम कलाकारों से हम रूबरू होंगे और आपको हम तस्वीर भी दिखाते हैं। तो देखिए अलग अलग कलाकारों ने यहाँ तैयार किया है और लोग देखने के लिए पहुँच रहे हैं। आपने इसे तैयार किया है, क्या है? ये एक्चुअली एक छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। इसका जो थीम है वो ये है कि एक किसान जो है वो खेत से जो है वो अपना अन्न को लेकर के उसका गेहूं हो चाहे जो भी हो फसल का कटिंग करके लाता है, और महिलाएं जो है वो अन्न जब निकलता है तो महिलाएं उसको मार्केट के लिए वो जाती हैं, बाज़ार में बेचने जाती हैं, और उससे जो अर्जन होता है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल की तरफ भेजे। तो एक किसान परिवार वो कैसे खेती से अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ जो है सो वो मतलब आगे बढ़ाता है। घर से तैयार किए हैं। हाँ। तो आप देखिएगा कि वो जो एक घर है उस घर के ऊपर भी ऐसे जनरली वो वहाँ है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि ये छत पे जितना पानी जमा हो वहाँ पे वो टेरेस गार्डन भी हो। कोशिश ये है कि लोग समझें कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव हर जीवन के ऊपर है, यानी सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं दुनिया भर के, सबके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जंगल भी बचेगा तभी गांव बचेंगे, तभी शहर बचेंगे। बिना जंगल के गांव संभव नहीं है, बिना गांव के शहर संभव नहीं है। जमुई में एक अभियान चला रहे हैं, जलवायु समर्थ पंचायत अभियान, जिसके तहत पंचायत को साथ हम लोग काम अटक होकर कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि जलवायु का जो प्रभाव है ज़्यादातर जंगल के बगल में रहने वाले किसान, मजदूर और जो खेतहर मजदूर हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो हम लोग ने पंचायत के स्तर पे एक एक्शन प्लान बना के जलवायु क्लाइमेट रेजिलियंस पंचायत कैसे डेवलप किया जाए इसको लेके काम कर रहे हैं, और अभी हम लोग ने 25 पंचायतों के साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है लोगों से भी अपील है कि ऐसी प्रदर्शनी को देखने जरूर आएं, ये आपको प्रकृति से जोड़ने का काम कर रही है।